हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस ऑडियो में हम प्रतीक्षा एम तिवारी जी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र गौरव रतन टाटा को जानेंगे। दोस्तों, रतन टाटा विश्व में कारोबारी जगत के मार्गदर्शक है। वह मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, जेपी मॉर्गन चेज, बूज एलन हैमिल्टन इंक और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद में भी शामिल थे। वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय निवेश समिति के भी सदस्य थे। वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के निदेशकों के दल में भी शामिल थे। दोस्तों, बुक स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बुक स्टार्ट करते हैं। भूमिका। विश्व की औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे विश्व में नवजागरण का जो दौर चला, उससे अनेकों देशों में पूंजी के आवागमन के विभिन्न क्षेत्रों को व्यापार के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। बहुत से देशों के साथ भारत भी आज़ाद हुआ, किंतु आज़ादी के कुछ वर्ष बाद ही देश की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई और 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश पर इतनी निर्भर हो गई कि न जाने कितनी सरकारें आई और गई। यही वह समय था जब रतन टाटा को समूह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे तो उनकी काबिलियत पर सभी को भरोसा था, क्योंकि उन्होंने 1971 में घाटे में चल रही राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रभारी बनते ही लगभग 5 वर्षों में ही बाजार हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 20% कर दी और घाटे को न्यूनतम स्तर तक पहुंचा दिया। रतन टाटा के फैसलों का सभी लोग लोहा मानने लगे। उन्हें अपनी नेतृत्वकारी क्षमता के कारण ही एम्प्रेस मिल भी सौंपा गया, किंतु उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। रही सही कसर यूनियन हड़ताल ने पूरी कर दी। एम्प्रेस मिल टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार कंपनी का नवीनीकरण किया और शीघ्र ही लाभांश की घोषणा भी की। इससे टाटा समूह के सभी कर्मचारियों को उन पर अधिक विश्वास होने लगा था। टाटा समूह का चेयरमैन बनने के पश्चात ही उन्होंने विचार विमर्श को महत्व देते हुए सभी की हिस्सेदारी और उत्तरदायी नेतृत्व का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने विचारों वाले प्रबंधकों को निकालकर ऊर्जावान युवा प्रबंधकों की हिस्सेदारी देकर टाटा समूह के आकार को ही बदल दिया। इसलिए आज टाटा समूह बाजार में किसी अन्य कंपनी से अधिक हिस्सेदारी रखता है। नवल टाटा के सुपुत्र श्री रतन नवल टाटा ने टाटा समुदाय को विश्व व्यापक बना दिया। 10 जनवरी 2005 के फोर्ब्स एशिया बिजनेस मैगजीन के अंक में रतन टाटा को एशिया के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बाजार की समझ और नेतृत्व क्षमता के कारण ही वे टाटा समूह से जुड़ी कंपनियों के चेयरमैन ही नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय परिषद में भी शामिल थे। प्रधानमंत्री के परिषद में उद्योग एवं वाणिज्य में भी वे कार्यरत थे। उन्होंने भारत सरकार के साथ जुड़कर निवेश आयोग का भी निर्माण किया था। रतन टाटा संपूर्ण विश्व में कारोबारी जगत के मार्गदर्शक है। वह मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, जेपी मॉर्गन चेज, बूज एलन हैमिल्टन इंक और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद में भी शामिल थे। वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय निवेश समिति के भी सदस्य थे। वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के निदेशकों के दल में भी शामिल थे। वह एशियाई शांत नीति के रैंड के विभागीय सलाह समिति में भी शामिल थे। रतन टाटा अपने निजी जीवन व व्यावसायिक स्तर के दोनों ही पैमानों पर सबके लिए आदर्श स्वरूप है। टाटा समूह से जुड़े विभिन्न जन कल्याणकारी ट्रस्टों के अध्यक्ष है। वह फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी बोर्ड एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया एड्स इनिशिएटिव के भी सदस्य हैं। आज पूरे विश्व में वे एक सफल उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उद्योगों में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं अनुभव भी किया था। रतन टाटा ने सबसे पहले जमशेदपुर की टाटा स्टील में काम किया। वहां उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस पर तथा मजदूरों के साथ मिलकर बेलचे से चूना कंकड़ हटाने का कार्य भी किया। जब रतन टाटा को सन 1977 में टाटा समुदाय की ही एक कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल सौंपी गई, तब इस कंपनी की हालत संतोषजनक नहीं थी। रतन टाटा ने कंपनी में अपना हाथ आजमाकर
लाभांश तो दिलाया, परंतु आधुनिकीकरण के नाम पर कुछ न दिलवा सके। उन्होंने बाजार का गहन अध्ययन किया और अपने अनुभव के कारण छोटे छोटे और बड़े से बड़े फैसलों को आसानी से सुलझा दिया। रतन टाटा के निर्देशन में टाटा समूह ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने टाटा मोटर्स को न सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाया, अपितु सन 1998 में टाटा इंडिका नामक कार का भी उद्घाटन किया। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस ग्रुप नामक स्टील और एल्युमिनियम की उत्पादक एंग्लो डच कंपनी को अपने अधिकार में ले लिया। इसके साथ ही अब रतन टाटा भारतीय व्यावसायिक जगत की जानी मानी हस्ती बन चुके थे। इस विलय के पश्चात यह कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बनकर उभरी। 26 मार्च 2008 को रतन टाटा के ही निर्देशन में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश ब्रांड के जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीद लिया। रतन टाटा ने मात्र 1 लाख रुपये में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार निर्माण करने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने 10 जनवरी 2008 को नई दिल्ली के ऑटो एक्सपो में नैनो को लॉन्च करके पूरा कर दिखाया। नैनो अपने 3 मॉडल्स के साथ बाजार में उतरी। मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर बनाई गई आम आदमी की कार को भारत के लोगों को समर्पित कर दिया गया। सिंगूर विवाद के पश्चात उस पर कुछ ग्रहण जरूर लगा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से वे नैनो को अहमदाबाद लेकर पहुंच गए। नरेंद्र मोदी ने उन्हें वहां कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई, साथ ही ऋण भी दिया। इस तरह रतन टाटा ने आम आदमी के लिए कार बनाने के अपने सपने को साकार किया और लोगों से किया अपना वादा निभाया। रतन टाटा का टाटा सन्स में स्वयं का अंश मात्र 1% का है, जो करीबन 1 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। टाटा सन्स में 66% का हिस्सा जन कल्याणकारी ट्रस्टों के पास है। इन ट्रस्टों को सहायता राशि टाटा परिवार द्वारा ही प्रदान की जाती है। रतन टाटा 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे और 28 दिसंबर 2012 को सेवा मुक्त हो गए। उनका स्थान लेने के लिए 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को चुना गया। रतन टाटा समूह से सेवा मुक्त जरूर हो गए, किंतु टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। चेयरमैन होते हुए भी उन्होंने भारतीय लोगों की तन मन धन से सेवा की। फिर सेवा मुक्त होने के बाद भी आज भी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। जन कल्याणकारी ट्रस्टों के माध्यम से वे विकलांग, मानसिक रोगी, खेती किसानी, पानी, कैंसर के साथ साथ कला, साहित्य और सृजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रतन टाटा ने सेवा मुक्त होने के बाद अपना निजी निवेश भी किया, जिसमें ऑटोमोटिव, पोर्टल, पेटीएम, सियाओमी, ई-कॉमर्स और विभिन्न कंपनियों में निवेश जैसे कार्य वे बड़ी मुस्तैदी से आज भी कर रहे हैं। विषय सूची: नवसारी, टाटा परिवार, रतन टाटा, स्टीलमैन रतन टाटा, टाटा समूह, नैनो कार, सिंगूर विवाद, नैनो चली गुजरात, कोरस के दावेदारों की लड़ाई, जगुआर लैंड रोवर का सौदा, ताजमहल होटल, रतन टाटा भारत के ओबामा, पुरस्कार एवं उपलब्धियां, टाटा ट्रस्ट समूह की प्रेरक कथाएं, टाटा ट्रस्ट समूह की प्रेरक कथाएं, विदेशों में प्रमुख संपत्ति, साक्षात्कार, नंदनी लक्ष्मण बनाम रतन टाटा, भारत का कोहिनूर, अनमोल वचन रतन टाटा, विश्व के लिए आदर्श, सेवानिवृत्त रतन टाटा। लेसन 1: नवसारी। टाटा समूह को भली भांति जानने समझने के लिए आवश्यक है कि पहले आप उस स्थान के बारे में जानें जहां से टाटा घराने का जीवन आरंभ हुआ। नवसारी गुजरात का वह स्थान जहां से टाटा परिवार का सफर आरंभ हुआ था। भारतीय इतिहास में नवसारी का इतिहास करीबन 2000 वर्ष पुराना है। ग्रीक भाषा में लिखित इतिहास में 1850 वर्ष पूर्व टोलेमी नामक भूगोलकार एवं खगोलकार ने अपनी पुस्तक में नवसारी के बंदरगाह का जिक्र किया था। नवसारी प्रदेश ने भी अन्य सभी प्रदेशों की ही भांति राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी उथल पुथल का दौर देखा है। आज से 1400 वर्ष पूर्व नवसारी प्रदेश में चालुक्य राजवंश का राज था। तत्पश्चात ईरान से पारसियों का यहाँ प्रवास हुआ और यहाँ उनका सिक्का चला। पारसी के बाद मुस्लिम शासकों ने यहाँ शासन किया। उसके पश्चात नवसारी में बड़ौदा के गायक
वार का शासन था। भारत की स्वतंत्रता के बाद नवसारी भी स्वतंत्र हो गया तथा गुजरात का एक शहर बन गया। नवसारी को पारसी जोरास्ट्रियन समुदाय पर गर्व है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में दक्षिण एशिया से चयनित दादा भाई नेरोजी का जन्म नवसारी में हुआ था। नवसारी टाटा समुदाय के निर्माता जमशेदजी टाटा और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का जन्म भी नवसारी में ही हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं उनके अनुसरणकर्ताओं की नमक प्रयाण के लिए दांडी यात्रा भी नवसारी के मार्ग से होकर ही गुजरी थी। उन्होंने दांडी बीच पर नमक बनाकर ब्रिटिश शासकों को अपनी अहिंसा प्रतिरोधक क्षमता दर्शाकर सन 1947 में भारत को पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। लेसन 2 टाटा परिवार। जमशेदजी नुसेरवनजी टाटा। जमशेदजी नुसेरवनजी टाटा उद्योग जगत का एक ऐसा नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रखर व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण ही उनका रुतबा पूरे उद्योग जगत में था। वे एक सूक्ष्म दृष्टि वाले पथ प्रदर्शक एवं महात्मा थे। उनमें अपने काम के प्रति जो जज्बा था, तब से लेकर आज तक उसी जज्बे और आदर्श के साथ टाटा उद्योग का पालन पोषण उनकी पीढ़ियों द्वारा हो रहा है। इसी का परिणाम है कि टाटा आज केवल एक कंपनी न रहकर टाटा समुदाय बनकर कई संस्थानों में फैल चुकी है। जमशेदजी नुसेरवनजी टाटा आधुनिक उद्योग जगत के पथ प्रदर्शक। उनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के नवसारी नामक कस्बे में 3 मार्च 1839 को हुआ था। वे टाटा समुदाय के संस्थापक थे। उन्हें भारतीय उद्योग का पिता भी कहा जाता है। जमशेदजी टाटा सन 1870 के करीब जमशेदजी टाटा ने टाटा समुदाय का गठन किया। टाटा समुदाय के इस संस्थापक ने मध्य भारत में एक कपड़े की मिल से शुरुआत की। उनकी प्रबल कल्पना ने ही उन्हें भारत में ऊर्जा इस्पात उद्योग की शुरुआत करने की प्रेरणा दी। जमशेदजी टाटा का जन्म पारसी धर्म के एक पादरी नुसेरवनजी एवं जीवेरबाई कोवासजी टाटा के घर में हुआ था। वह 4 बहनों में एकमात्र भाई थे। जब जमशेदजी टाटा 13 वर्ष के थे तब उनके पिता ने बॉम्बे में व्यापार आरंभ किया। सन 1855 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 10 वर्षीय हीराबाई से हो गया। उनके 2 पुत्र सर डोराबजी जमशेदजी एवं रतन जमशेदजी थे। एक पुत्री भी थी जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। सन 1858 में जमशेदजी टाटा अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास को शिखर तक पहुंचाने में अत्यधिक योगदान दिया। उन्होंने नागपुर और बॉम्बे में कपड़ों की मिल खोली। वह टाटा लौह एवं इस्पात संस्था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के भी संस्थापक है। आज यह कंपनी विश्व में इस्पात की सबसे बड़ी कंपनी है। उन्होंने जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली बनाने का सुझाव भी दिया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद ही टाटा पावर कंपनीज के नाम से यह उद्योग प्रारंभ हो गया। आज मुंबई एवं आसपास के क्षेत्रों में इसी कंपनी से बिजली सप्लाई होती है। जमशेदजी नुसेरवनजी टाटा का कोई तोड़ नहीं था और न ही है। भारत में उन्होंने सेरिकल्चर रेशमी कीड़ों का पालन की उत्पत्ति की। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। उन्होंने सूत एवं अन्य फसलों की खेती के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को भी अपनाया। एशिया में टाटा एवं कंपनी का विस्तार। जमशेदजी टाटा ने सन 1855 से 1858 तक बॉम्बे के एलिफोस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उनके अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन से प्रभावित होकर कॉलेज ने फीस ही वापस कर दी थी। दिसंबर 1859 में उनके पिता ने उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने हेतु हांगकांग व्यावसायिक यात्रा पर भेजा। जमशेदजी हांगकांग में सन 1863 तक रहे। उन्होंने वहां रहकर अपने व्यवसाय के लिए न सिर्फ नए खरीदार बनाए, अपितु कई नए संपर्क भी स्थापित किए। यहीं से टाटा एंड कंपनी का विस्तारण प्रारंभ हुआ, जिसका बाद में नाम बदलकर टाटा एंड सन्स रख दिया। जमशेदजी के परिश्रम एवं यात्राओं से उनका व्यवसाय चीन, जापान, पेरिस, लंदन एवं न्यूयॉर्क जैसे अन्य देशों एवं विदेशी शहरों में भी फैल गया। सन 1863 में जमशेदजी भारतीय बैंक की स्थापना हेतु इंग्लैंड गए, परंतु उस दौरान भारत में आर्थिक मंदी का दौर था। इस कारण उनका यह जोखिमपूर्ण कार्य असफल ही रहा।
तब टाटा फर्म को भी जबरन दिवालिया घोषित किया जा चुका था। उसी दौरान अमेरिकन सिविल वॉर के वक्त अमेरिका में सूत की कमी हो गई। परिणामतः भारतीय सूत की मांग आसमान छूने लगी। तब उन्हें ब्रिटिश आर्मी एवं भारतीय थल सेना के कपड़े बनाने का काम सौंपा गया। सन 1871 में जमशेदजी ने कपड़े की सिलाई, बुनाई एवं इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया। कारखानों का नवनिर्माण। सन 1872 ईस्वी में जमशेदजी सूत उद्योग के विकास एवं कार्यशैली जानने हेतु इंग्लैंड की लैंकाशायर मिल गए। उन्होंने भारत आकर नागपुर में 1 जनवरी 1877 को एम्प्रेस कॉटन मिल की स्थापना की। इसी दिन महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस की पदवी से सम्मानित किया गया था, इसलिए इस मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा गया। कुछ समय पश्चात जमशेदजी ने बॉम्बे के पास कुर्ला में धर्मसी कॉटन मिल की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश उत्पादों का विरोध करते हुए राजनीतिक हलचल के बाद इस मिल का नाम बदलकर स्वदेशी मिल रख दिया गया। तत्पश्चात इस मिल को काफ़ी लाभ हुआ तथा यहाँ के उत्पादों का निर्यात चीन, कोरिया, जापान एवं पूर्वी मध्यवर्ती देशों में भी होने लगा। राष्ट्रीय जीवनी के शब्दकोश के अनुसार जमशेदजी की कपड़ों की मिल सभी भारतीय कारखानों में सर्वोत्तम थी। जमशेदजी बड़ी बारीकी से कारखानों के उत्पादन एवं मजदूरों पर सुधार हेतु सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। उन्होंने अपने मजदूरों के लिए निश्चित निवृत्ति वेतन, प्रशिक्षण, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, डॉक्टरी इलाज एवं मजदूर स्त्रियों के लिए उनके बच्चों की देखभाल हेतु कई इंतजाम कर दिए रखे थे। उन्होंने सूत की गुणवत्ता सुधारने पर भी ध्यान दिया। उस दौरान भारतीय सूत काफ़ी रूखा था, अतः उन्होंने विदेशों से मुलायम, फाइबर ज़्यादा चलने वाला एवं अच्छे गुण वाले भिन्न भिन्न प्रकार के सूत का आयात करवाया। मिस्र से भी एक अच्छे प्रकार का सूत आया। यद्यपि भारतीय जलवायु के अनुसार भारत में उसकी पैदावार की कोई आशा नहीं थी, तथापि जमशेदजी ने कृषि वैज्ञानिकों को मिस्र के सूत की पैदावार के लिए पौधा लगाने की सलाह दी। आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हुई। इसके बाद तो उन्होंने भारत में मिस्र के सूत के विकास के ऊपर पैम्पलेट्स ही छपवा दिए। जमशेदजी की कंपनी का माल जहाज द्वारा भारत से विदेश जाता था। इस जहाजी माल भाड़े में सारा लाभ उठ जाता था। जिस जहाजी मार्ग से माल जाता था वह 3 संस्थाओं के एकाधिकार में था, जिनका मूल्य दर काफ़ी अधिक था। जमशेदजी ने जहाज के कम दर हेतु एक जापानी कंपनी का सहारा लिया। परिणामतः एकाधिकृत कंपनियों ने जमशेदजी पर धावा बोल दिया। अंततः जमशेदजी यह साबित कर पाने में सफल रहे कि अत्यधिक मूल्य दर से भारतीय व्यापार को नुकसान हो रहा है। जून 1896 में माल भाड़ा किफायती दर पर पहुंच गया। तत्पश्चात जमशेदजी ने भारतीय सूत उत्पादन पर प्रतिबंधित करों का भी भरपूर विरोध किया। अब जमशेदजी ने औद्योगिक सफलता के लिए औद्योगिक क्रांति को महत्वपूर्ण माना। वह नई तकनीकों का भी प्रयोग करने हेतु अटल थे। उस दौरान भारतीय राज्यों व शहरों को अन्य राज्यों से जोड़ने हेतु रेल साधन एवं टेलीग्राफ इत्यादि का निर्माण हो रहा था। ऐसे में भारतीय उद्योग को नई ऊंचाई देने हेतु टाटा ने अपने उद्योग को न सिर्फ यातायात साधनों से जोड़ा, अपितु उन्होंने लोहा एवं स्टील उद्योग को विद्युतीय ऊर्जा उद्योग एवं तकनीकी ज्ञान को भी संयुक्त करने पर विचार किया। लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत। सन 1901 में जमशेदजी के मस्तिष्क में लोहा एवं स्टील उद्योग की शुरुआत करने का विचार कौन था। उस समय लोहे का उत्पादन केवल हस्तकार्यकर्ताओं द्वारा ही काफ़ी छोटे स्तर पर होता था। इसके लिए उन्होंने उन अंग्रेज एवं अमेरिकन जांचकर्ताओं को नियुक्त किया जो लोहे की जमा पूंजी के भारतीय भूविज्ञान से परिचित थे। उन्होंने स्टील बनाने की तकनीक जानने हेतु यूरोप तथा अमेरिका की यात्रा भी की। वह लोहे की कच्ची धातु और स्वच्छ बनाकर ऊंचे स्तर पर कारखाने में लगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अत्यधिक पूंजी निवेश भी किया। उनके देहांत के बाद उनके पुत्रों द्वारा 26 अगस्त 1907 को कलकत्ता के पास साकची में लोहा एवं स्टील उद्योग खुल गया। सन 1911 तक यह कंपनी कोयले के साथ मिलकर अत्यधिक विकास कर चुकी थी। अब यहाँ से 70,000 टन प्रतिवर्ष लोहे का उत्पादन होने लगा था। जमशेदजी ने जल विद्युत ऊर्जा बनाने हेतु ऋतु वर्षा का प्रयोग अधिक पैमाने पर करने का सुझाव दिया था।
8 फरवरी 1911 को बॉम्बे के राज्यपाल ने इस योजना को साकार रूप देने हेतु नींव रखी। इसके पश्चात जल को एकत्रित करने हेतु नदी में बांध बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। जमशेद जी ने ही बॉम्बे में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था। यह होटल उस समय का सर्वोत्तम होटल था। उन्होंने इस होटल का निर्माण मुख्यतः विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु बनवाया था। उन्होंने होटल में सुख साधन के लिए सोडा बर्फ का कारखाना, कपड़े धोने की मशीन, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिक जनरेटर एवं एलिवेटर भी लगवाए। आज भी मुंबई घूमने जाने वाले पर्यटक ताजमहल होटल देखने अवश्य जाते हैं। जमशेद जी टाटा जन कल्याणकारी मानव। जमशेद जी ने बॉम्बे में मजदूरों के लिए उपनगरीय घरों का निर्माण करवाया। वे अपने लाभांश को लेकर भी काफ़ी उदार थे। उन्होंने नवयुवकों के लिए स्कॉलरशिप भी निकाली। यह स्कॉलरशिप शुरुआत में केवल पारसियों के लिए थी। तत्पश्चात सभी भारतीय नवयुवकों के लिए यूरोप में शिक्षा ग्रहण करने की स्कॉलरशिप निकाली गई। उन्होंने सितंबर 1898 में भारत सरकार को वैज्ञानिक शोध का पारास्नातक संस्थान खोलने के लिए अपनी 4 जमीन, 14 इमारतें व बड़ी अर्थनिधि दान कर दी, परंतु उनके जीते जी कोई शैक्षिक संस्थान न बन सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने बेंगलोर में भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बनाया। उन्होंने भारतीय उद्योग को न केवल सफलता के शिखर पर पहुंचाया, अपितु भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया। अब भारत में शासन कर रहे ब्रिटिश शासकों को अपने ऊपर मंडराता हुआ खतरा साफ नजर आने लगा था। परिणामतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्टील उद्योग तथा उपनगरीय घरों का विरोध किया, परंतु वे टाटा को अग्रसर होने से नहीं रोक पाए। 19 मई 1904 में जमशेद जी नुसेरवंजी टाटा का जर्मनी के नोहेम शहर में देहांत हो गया। इंग्लैंड के वोकिंग शहर में पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों ने टाटा एंड सन्स का विस्तार किया। उनके पुत्रों ने जमशेद जी का नाम पर कैंसर शोध हेतु अस्पताल का निर्माण करवाया। कल्पनाओं की उड़ान एवं प्रबल दृष्टि। जमशेद जी टाटा न केवल नई तकनीकों का प्रयोग करने हेतु प्रसिद्ध थे, अपितु भारतीय लोग एवं उनकी सोच को एक नई दिशा देने के लिए भी प्रसिद्ध थे। वे अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ न कुछ नया करते रहते थे। वह मोटर गाड़ी मुंबई में चलाने वाले पहले व्यक्ति थे। गाड़ी में रबर के टायर का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय थे। वह एक साधारण किस्म के इंसान थे। उन्हें जन प्रचार अथवा स्वयं का विज्ञापन करना कतई पसंद नहीं था। टाटा अच्छे कार्यों के लिए पूंजी दान करते थे। शिक्षा की तरफ उनका खास रुझान था। वह भारत में नई तकनीकों के प्रयोग हेतु अत्यंत उदार थे। वह सामाजिक उद्देश्य पूर्ति हेतु पथ प्रदर्शक भी थे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वह आधुनिक भारत के मुख्य संस्थापकों में से एक थे। 7 जनवरी 1965 को देश के औद्योगिकीकरण को एक नई पहचान देने के लिए जमशेद जी नुसेरवंजी टाटा की स्मृति में टेलीग्राफ विभाग ने स्टैम्प टिकट निकाला। सर डोराबजी टाटा। सर डोराबजी टाटा ने अपने पिता जमशेद जी टाटा के नक्शे कदम पर चलकर अपने पिता के स्वप्न को पूर्ण किया। उन्होंने टाटा एंटरप्राइज को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी आशावादी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। सर डोराबजी टाटा जमशेद जी नुसेरवंजी टाटा एवं हीराबाई के बड़े पुत्र थे। टाटा परिवार से संबंधित होने के कारण उनमें पथ प्रदर्शक, नेतृत्व इत्यादि जैसे गुण स्वतः ही मौजूद थे। अपने पिता की ही भांति वे भी दूरदर्शी एवं प्रबल शक्ति और कल्पना का समागम लिए हुए थे। डोराबजी टाटा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता एवं परिवर्तनशीलता जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। सर डोराबजी टाटा जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े सुपुत्र थे। उन्होंने अपने प्रयत्नों से पिता की कल्पनाओं को साकार रूप दिया। उन्होंने टाटा स्टील और टाटा पावर नामक उद्योगों को जन्म दिया। सर डोराबजी टाटा का जन्म बॉम्बे में सन 1859 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा बॉम्बे के प्रोप्रिएटरी हाई स्कूल से हुई थी। तत्पश्चात इंग्लैंड जाकर घर में ही शिक्षा ग्रहण की। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने कैम्ब्रिज के गॉनविले एंड कायम
कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल में कई पुरस्कार भी जीते। सन 1879 में वे भारत आ गए। फिर उन्होंने बॉम्बे के सेंट जोवियर्स कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। सर डोराबजी कुछ समय तक बॉम्बे गेजेट नामक समाचार पत्र में पत्रकार भी रहे। सन 1884 में उन्होंने अपने पूर्वजों का कारोबार संभाला। वे अपना व्यापार फैलाने के लिए मैसूर में छानबीन के लिए गए। उन्होंने जल्द ही वहां की सरकार से स्वीकृति लेकर मिल खोलने की तैयारी कर ली। जमशेदजी टाटा ने डोराबजी को मैसूर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से परिचय बनाने की सलाह दी। वहां सर डोराबजी टाटा को डॉक्टर भाभा की सुपुत्री मेहरबाई से प्रेम हो गया। सन 1897 में 38 वर्षीय डोराबजी तथा 18 वर्षीय मेहरबाई का विवाह हो गया। सर डोराबजी टाटा ने अपने पिता की कल्पना अनुसार ही व्यवसाय को अग्रसर किया। उन्होंने अपने लोहे एवं स्टील उद्योगों में नए नए प्रयोग एवं तकनीकों से आधुनिकता प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने लोहे एवं स्टील उद्योग का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया। डोराबजी नई नई चुनौतियों एवं परेशानियों का सामना करने से कभी नहीं घबराए। उन्होंने बिजली उपकरणों के भी नए नए प्रयोग किए। उन्होंने अपने पिता का जल विद्युत से बिजली बनाने का स्वप्न भी पूर्ण किया। इस उद्योग की स्थापना टाटा पावर के नाम से हुई। टाटा स्टील एवं टाटा पावर टाटा समुदाय की उद्योग है। सर डोराबजी टाटा ने भी अपने पिता की ही भांति जन कल्याण पर ध्यान दिया। वह अपने मजदूर एवं कर्मचारियों का खास ख्याल रखते थे। वह अपने सभी उद्योगों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। वह अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं प्रबल रुचि के ही कारण शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के साथ लौह की कच्चे पदार्थ का परीक्षण करने जाते थे। सर डोराबजी टाटा के नेतृत्व में टाटा समुदाय का खूब विस्तार हुआ। अब छोटे छोटे उद्योगों ने एक विशाल रूप धारण कर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का रूप ले लिया था। उन्होंने विशाल स्टील प्लांट, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज, खाद्य तेल एवं साबुन की कंपनी, 2 सीमेंट कंपनी एवं उड्डयन इकाई का भी निर्माण किया। डोराबजी ने अपने खेलकूद प्रेम के अधीन होकर भारत में ओलंपिक्स जैसे खेल की स्थापना करने का कदम उठाया। वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने सन 1924 में भारत को पेरिस ओलंपियाड में खेलने भेजा। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी थे। डोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई की मृत्यु सन 1931 में ल्यूकोमिया से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण खून की बीमारियों का शोध करने हेतु करवाया गया। उन्होंने सन 1932 में जन कल्याणकारी कार्यों हेतु सर डोराबजी टाटा ट्रस्ट का निर्माण करवाया। मान्यता अनुसार डोराबजी ने अपनी संपूर्ण पूंजी इस संस्था में लगा दी। डोराबजी ने शिक्षण केंद्रों को भी काफ़ी धनराशि दी थी। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को प्रयोगशालाओं के लिए काफ़ी धनदान दिया। उन्होंने पूना के संस्कृत शिक्षा हेतु भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भी धनराशि दान की। उन्होंने अपनी कई कलाकृतियां एवं पेंटिंग्स बॉम्बे के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को भी प्रदान की है। सर डोराबजी टाटा ने टाटा साम्राज्य के विस्तार हेतु विशाल योगदान दिया। 3 जून 1932 को जर्मनी के बेड किसिंगन में उनका देहांत हो गया। उनकी एवं उनकी पत्नी की कब्र इंग्लैंड के ब्रुकवुड कब्रिस्तान में सुरक्षित है। लेडी मेहरबाई टाटा। लेडी मेहरबाई टाटा का भारत में चेल महिला आंदोलन की पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण एवं अतुलनीय स्थान है। लेडी मेहरबाई टाटा का जन्म बॉम्बे में 10 अक्टूबर 1879 को हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन संपादक स्टैनली रीड के अनुसार मेहरबाई औसत लंबाई की महिला थी। वह समान मुखाकृति की बड़ी बड़ी आंखों वाली महिला थी। उनके मुखमंडल पर अनोखी लालिमा थी। बॉम्बे की भीड़ में भी वह अलग से ही नजर आ जाती थी। वह तीव्र बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न थी। वह मैदान में खेल जाने वाले सभी खेलों में निपुण थी। वह एक कुशल टेनिस खिलाड़ी भी थी। सन 1890 में जमशेदजी टाटा मैसूर के दीवान सर शेषाद्री अय्यर के निमंत्रण पर बेंगलोर गए थे। वह भाभा परिवार से शोध संस्था की स्थापना के दौरान मिले थे। H.J. भाभा मैसूर राज्य के शिक्षा प्रधान निरीक्षक थे। भाभा की सुपुत्री मेहरबाई का विवाह जमशेदजी टाटा के बड़े सुपुत्र डोराबजी टाटा से 14 फरवरी 1898 को संपन्न हुआ।
मेहरबाई ने कई टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया तथा करीब 60 पुरस्कार भी जीते। डोराबजी टाटा के साथ मिलकर उन्होंने पश्चिम भारत टेनिस प्रतियोगिता में ट्रिपल क्राउन हासिल किए। मेहरबाई एवं डोराबजी ने मिलकर कई ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती। मेहरबाई ने महिलाओं के उत्थान पर बल दिया। वह महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए काफ़ी जोर देती थी। वह बॉम्बे प्रदेश महिला समिति एवं राष्ट्रीय महिला समिति के संस्थापकों में से एक थी। उन्होंने बाल विवाह के बहिष्कार पर भी बल दिया। उन्होंने छूत अछूत एवं स्त्रियों के पर्दा रीति के खिलाफ भी आंदोलन चलाए। मेहरबाई को महिला शिक्षा हेतु अपने पति सर डोराबजी टाटा का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत स्थानीय विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने से की। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा में सुधार हेतु इंग्लैंड से विशेषज्ञ को बुलवाया। तत्पश्चात सर्वे से तैयार हुई रिपोर्ट को व्हाइट हॉल के शैक्षिक केंद्र में महिला निरीक्षकों को कार्रवाई हेतु सौंपा गया। तब से महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाने लगा। मेहरबाई टाटा ने अपनी पहली आधिकारिक घोषणा से अमेरिका को बेटल क्रीक कॉलेज में भारतीय परिस्थितियों से अवगत करवाया। उन्होंने अमेरिकी दर्शकों को भारतीय इतिहास, कला, धर्म, रीति रिवाज, भारतीय राज्यों एवं उनके शासकों से परिचित करवाया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के विकास में रुकावट बन रही महिलाओं की दयनीय परिस्थिति, यहाँ की अज्ञानता एवं कुप्रथाओं से भी अवगत करवाया। मेहरबाई ने युद्ध के दौरान भी अंशदान देकर सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को अपना उदारतापूर्वक सहयोग देकर अपने सक्रिय सदस्य होने का प्रमाण दिया। सन 1919 में किंग जॉर्ज ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की महिला सेनापति के पद से सम्मानित किया। लेडी मेहरबाई टाटा का स्वर्गवास 18 जून 1931 को हुआ था। अप्रैल 1932 में उनकी स्मृति में ल्यूकोमिया जैसे रोगों से छुटकारा पाने के शोध हेतु लेडी मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण करवाया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य विज्ञान के प्रशिक्षण एवं सामाजिक कल्याण हेतु लेडी मेहरबाई ने टाटा एजुकेशन ट्रस्ट का निर्माण भी करवाया गया। रतनजी दादाभाई टाटा। रतनजी दादाभाई टाटा का जन्म सन 1856 में नवसारी में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा नवसारी से हुई। तत्पश्चात उन्होंने एलिफिंस्टोन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वह कृषि विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने हेतु मद्रास चले गए। जमशेदजी के छोटे सुपुत्र का नाम भी रतन टाटा था, इसलिए दादाभाई के मित्र उन्हें आरडी कहते थे। आरडी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के कारोबार टाटा एंड कंपनी में हाथ बटाया। उस वक्त कारोबार के दृष्टिकोण से उनके हालात ठीक नहीं थे। उन्हें हांगकांग वाली शाखा का प्रबंधक नियुक्त किया गया। सन 1876 में आरडी के पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने कार्य संभाला। सन 1883 में उन्होंने पूरी कंपनी का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने अपनी काबिलियत से फर्म में कुछ हेरफेर करके आर्थिक रूप से इसे सुदृढ़ बनाया। सन 1884 में जमशेदजी टाटा ने उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपनी एम्प्रेस मिल में शामिल कर लिया। तत्पश्चात सन 1887 में टाटा एंड सन्स में साझेदारी भी दी। एम्प्रेस मिल्स में आरडी टाटा सर बेजोनजी दादाभाई मेहता के सहयोगी थे, जहां सर बेजोनजी दादाभाई मेहता कंपनी के प्रबंधक मंडल एवं तकनीकी पक्ष को संभालते थे। वहीं आरडी टाटा आर्थिक पक्ष का कार्यभार देखते थे। जमशेदजी टाटा ने डोराबजी टाटा के साथ मिलकर आरडी को यवतमाल में रुई धुलने का कारखाना सौंपा। इसके साथ ही उन्हें स्वदेशी मिल का आर्थिक कार्यभार भी संभालना पड़ा। यह मिल आर्थिक रूप से घाटे में थी, परंतु आरडी ने इस मिल को सफल बनाया। अब नुसेरवंजी टाटा की टाटा एंड कंपनी से टाटा एंड सन्स का व्यवसाय काफ़ी भिन्न था। जमशेदजी ने पूर्वी शाखा का कार्यभार पूर्ण रूप से आरडी टाटा को सौंप दिया। आरडी टाटा ने हांगकांग के शंघाई एवं कोबे में चावल एवं रेशम का कारोबार खोला। उनके मार्गदर्शन से व्यापार चल निकला। तत्पश्चात उन्होंने न्यूयॉर्क और पेरिस में भी शाखाएं खोल ली। सन 1902 में आरडी टाटा ने सुजेन ब्रियर से प्रेम विवाह रचा लिया। जमशेदजी टाटा की मृत्यु के पश्चात टाटा एंड सन्स का नाम सन 1907 में बदलकर टाटा सन्स एंड कंपनी रख दिया गया।
हांगकांग स्थित टाटा एंड कंपनी का संलग्न भी टाटा सन्स एंड कंपनी में कर दिया गया। अब कंपनी के 3 मालिक थे, सर डोराबजी टाटा, सर रतन टाटा एवं आर.डी. टाटा। आर.डी. टाटा ने बॉम्बे के प्रधान कार्यालय में व्यापारिक एवं आर्थिक पक्ष संभाला। सर रतन टाटा की मृत्यु के पश्चात आर.डी. टाटा ने कई विभागों का संचालन किया। उस समय संपूर्ण विश्व युद्ध के परिणामों को भुगत रहा था। ऐसे में उन्होंने टाटा समुदाय का संचालन बड़े ही विवेक के साथ पूर्ण विकसित रूप से किया। आर.डी. टाटा ने आर्थिक संघर्ष के दौर में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा मानव एवं सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। यह उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। आर.डी. टाटा कुछ समय के लिए साम्राज्यवादी वैधानिक समिति के सदस्य भी रहे और बाद में यह उनकी अथाह ऊर्जा एवं दृढ़ निश्चय का ही परिणाम था कि वे लौह एवं स्टील उद्योग को प्राप्त संरक्षण की रक्षा करने में सफल रहे। 1890 में उनकी जापान यात्रा के बाद इस देश के साथ उनके मजबूत संबंधों का प्रभाव भारत जापान व्यापारिक संबंधों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दिया। जापान के राजा ने उन्हें थर्ड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का तीसरे चरण की विशेषता प्रदान की। रतनजी दादा भाई टाटा का देहांत 26 अगस्त 1926 को हरडे-लॉट में हुआ था। सर रतन टाटा जमशेदजी नुसैरवंजी के छोटे सुपुत्र एवं डोराबजी टाटा के छोटे भाई थे। उनका जन्म 20 जनवरी 1871 को हुआ था। वह डोराबजी से 12 वर्ष छोटे थे। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से शिक्षा ग्रहण की थी। सन 1892 में नवाज बाई से उनका विवाह संपन्न हुआ था। वे आजीवन निसंतान रहे। रतन टाटा एवं उनकी पत्नी नवाज बाई टाटा विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ एस्प्लेनेड हाउस में रहे। जमशेदजी की मृत्यु के पश्चात रतन मैरीन लाइन्स के ब्राइटलैंड्स में जाकर निवास करने लगे। सन 1912 में उन्होंने एक राजसी महल का निर्माण करने की योजना बनाई। सन 1915 में राजसी महल बनकर तैयार हो गया, परंतु वह वहां अपने जीवन का कुछ ही अंश व्यतीत कर पाए। सर रतन टाटा मानव प्रेमी थे। उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्रेरित मानव की सहायता हेतु उनकी उन्नति के लिए ट्रस्ट फंड का निर्माण किया। रतन जी जब तक जीवित रहे उनका जीवन लोगों से मिलते जुलते हुए बीता। उन्हें घूमने फिरने का खूब शौक था। उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में व्यतीत किया। वह इंग्लैंड के उच्च समाज के सम्मानित सदस्य थे। वह लंदन के कार्लटन क्लब के सदस्य थे। सन 1906 में उन्होंने लंदन के पास ट्विकनहम में यॉर्क हाउस खरीदा। उन्होंने वहां प्राकृतिक भूदृश्य वाले उद्यान का निर्माण भी करवाया। सन 1896 में वह टाटा एंड सन्स में साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गए। सन 1904 में अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने पेरिस की एक यूनियन फायर इंश्योरेंस कंपनी का कार्यभार संभाला। टाटा एंड सन्स भारत में इस कंपनी के अभिकर्ता थे। यह कॉर्बे, शंघाई, पेरिस, न्यूयॉर्क एवं रंगून में सर्वांगीण खुदाई से महत्वपूर्ण जैसी टाटा एंड कंपनी की शाखाओं में सूत, चावल, मोती एवं रेशम इत्यादि का संरक्षण भी कर रहे थे। सर रतन टाटा स्टील कंपनी एवं हाइड्रो कंपनी के कार्यभार एवं उनकी पदोन्नति में भी रुचि लेते थे। सर रतन टाटा को सामाजिक चेतना का भी पूर्ण रूप से ख्याल रहता था। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में चल रहे भारतीयों के संघर्ष को भी जाना। उन्होंने संघर्ष में भारतीयों का समर्थन नैतिक एवं भौतिक रूप से किया। उन्होंने महात्मा गांधी को भारतीयों के समर्थन हेतु 1,25,000 रुपये दक्षिण अफ्रीका भेजे। सर रतन टाटा का राष्ट्रीय हित में किए जा रहे कार्यों में खास रुझान था। उन्होंने गोखले द्वारा चलाई जा रही मुहिम हेतु कुल 1,10,100 रुपये की धनराशि दान की। भले ही रतन टाटा का जन्म बचपन विलासिता में बीता, परंतु वह भारत में पनपती गरीबी एवं दरिद्रता तथा इसके सुधार हेतु हमेशा ही चिंतित रहे। सन 1912 में रतन टाटा ने लंदन विश्वविद्यालय को भारत की इस दयनीय स्थिति पर शोध एवं राहत प्रदान करने हेतु आर्थिक सहयोग दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान इसके संस्थापक के निदेशक एवं अन्य सहायकों को आर्मी से जुड़ना पड़ा। इसी कारणवश लंदन विश्वविद्यालय ने इस समिति का
तबादला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कर दिया। सर रतन टाटा के देहांत के पश्चात भी उनके ट्रस्ट द्वारा इस समिति को सन 1912 से सन 1931 तक में कुल 26,600 पाउंड का दान दिया जा चुका था। करीब 12 पुस्तकों में इस शोध की सूचनाएं प्रकाशित की गई। सन 1931 के पश्चात भी इस संस्था ने शोध कार्य जारी रखा। इस संस्था की स्थापना के पहले वर्ष में 2 आवेदकों का आधिकारिक पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया। जिस आवेदक का चयन नहीं हुआ था वह आगे चलकर अर्थ विभाग का कुलपति बन गया तथा जिसका चयन हुआ था वह प्रधानमंत्री बना। ये दोनों शख्स हग डाल्टन एवं क्लीमेंट एटली थे। सन 1912 में रतन टाटा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को सामाजिक विज्ञान के विभाग हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। तब विभाग का नाम रतन टाटा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल लाइसेंस कहलाने लगा। परंतु सन 1919 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने सारा दायित्व अपने ऊपर लेकर विभाग का नाम बदल दिया। सर रतन टाटा को भारत के प्राचीन काल एवं प्राचीन वस्तुओं से भी प्रेम था। सन 1912 में उन्होंने बिहार एवं उड़ीसा के पुरातत्व अभियान हेतु आर्थिक सहयोग दिया। डॉक्टर A.B. स्पूनर ने परीक्षण में पाटलिपुत्र में सर्वांगीण खुदाई से महत्वपूर्ण वस्तुओं को निकाला गया। सन 1913 से लेकर सन 1917 तक रतन जी टाटा ने इस कार्य के लिए 75,000 रुपये खर्च किए। सिक्कों एवं टेराकोटा के अलावा ओसाका के महल से मौर्य शासकों के राज्य सिंहासन की भी खोज की गई। ये सभी कलाकृतियाँ पटना के संग्रहालय में मौजूद है। सर रतन टाटा दान पुण्य करने में सदैव ही उदार रहे हैं। उन्होंने बाढ़, अकाल एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के राहत कार्य के लिए सदैव सहायता की। उन्होंने जन स्मारकों, विद्यालयों एवं अस्पताल हेतु भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने 10 वर्ष तक किंग जॉर्ज पंचम एवं एंटी ट्यूबरक्लोसिस लीग को 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए। इस लीग की शुरुआत बॉम्बे के नगरपालिका प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारी टर्नर द्वारा हुई थी। इस दान राशि से प्रिंसेस स्ट्रीट में ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित गरीबों का इलाज होता था। उन्होंने करीबन 1 लाख रुपये आर्मी के रखरखाव के लिए दिए। उनके विविध कार्यों के लिए सन 1916 में उन्हें योद्धा की उपाधि से नवाजा गया। वह कला के परीक्षक थे। उन्होंने विभिन्न देशों से चित्रकारी, बंदूकें, तलवारें, चांदी का सामान, हस्तकृति, मरियल, घोड़े, कालीन एवं पत्थरों का संग्रह किया। यह सब संग्रहित वस्तुएं बॉम्बे के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। मार्च 1916 में सर रतन टाटा अपनी पत्नी लेडी नवाजबाई टाटा के साथ चीन और जापान की यात्रा पर गए थे। वहां से वापस आने पर उनकी तबीयत खराब हो गई। तत्पश्चात उनकी बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें इंग्लैंड इलाज के लिए भेज दिया। 16 अक्टूबर 1916 को वह अपनी पत्नी एवं सचिव संग पानी के जहाज के रास्ते इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। उनका जहाज विशाल पत्थर से जाकर टकरा गया। सभी यात्री सुरक्षित बच गए, परंतु रतन टाटा की हालत और बिगड़ती चली गई। कॉर्नवॉल के सेंट आइविस में 5 सितंबर 1918 को उनका देहांत हो गया। उनकी कब्र लंदन के पास ब्रुकवुड कब्रिस्तान में है। सर रतन टाटा की जायदाद का अधिकतर हिस्सा कल्याणकारी कार्यों में ही दे दिया गया। लेडी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई आर्दशियर मेखनजी सेठ की छोटी सुपुत्री थी। नवाजबाई का जन्म 23 सितंबर 1877 को हुआ था। वह भारत में आए ईरानी शरणार्थियों के ही एक परिवार नेरियोशंग धवल से संबंध रखती थी। नवाजबाई घुड़सवारी एवं पोलो खेलने में निपुण थी। सन 1890 के करीब नवाजबाई और सर रतन टाटा का विवाह हुआ। सर रतन टाटा एवं लेडी नवाजबाई टाटा का इंग्लैंड के अभिजात वर्ग में खास उठना बैठना था। यह दोनों किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी के खास दोस्तों में से एक थे। सर रतन टाटा एवं लेडी नवाजबाई दोनों ही कलाकृति के परीक्षक थे। उन्होंने विश्व भर से प्राचीन कलाकृतियों, मरियल घोड़ों एवं चित्रकलाओं के संग्रह किया। वे इस संग्रह को बॉम्बे स्थित अपने आलीशान राजसी महल में सुरक्षित रखना चाहते थे। सन 1906 में सर रतन टाटा ने लंदन के कुछ दूरी पर द्वीप ट्विकेनहम में यॉर्क हाउस खरीदा।
उन्होंने उस बंगले के उद्यान इटालियन फव्वारों एवं मूर्तिकला को बदलवाया। नवाज़बाई ने सन 1924 में यह बंगला बेच दिया। नवाज़बाई मात्र 41 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई। सन 1918 रतन टाटा की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी बाकी का जीवन सम्मान एवं सौंदर्य के साथ टाटा हाउस में व्यतीत किया। पति की मृत्यु के पश्चात टाटा सन्स के अध्यक्ष दल में नवाज़बाई को भी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। लेडी नवाज़बाई टाटा ने यह पद ताउम्र संभाला। वह टाटा सन्स के निदेशक एवं अध्यक्ष दल में शामिल एकमात्र एवं पहली महिला थी। उनकी मृत्यु 20 अगस्त 1965 को हुई। लेडी नवाज़बाई टाटा ने जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातु विज्ञान शोध संस्थान हेतु सर रतन टाटा ट्रस्ट को दिल खोलकर दान दिया। सन 1928 में उन्होंने सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाया। इस संस्थान में गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते थे। उन्होंने कभी जात पात धर्म इत्यादि के माध्यम से भेदभाव नहीं किया। नवसारी में स्थित जमशेदजी सर रतन टाटा और नवाज़बाई टाटा का विशाल घर नवसारी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब को सौंप दिया गया। लेडी नवाज़बाई टाटा का स्वर्गवास सन 1965 में हुआ। नवल होरमुसजी टाटा। नवल होरमुसजी टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को बम्बई के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सन 1908 में जब वह मात्र 4 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। नवल के पिता अहमदाबाद की एक एडवांस्ड मिल में सूत काटते थे। पिता के देहांत के पश्चात इस त्रासदीपूर्ण घटना ने उनके परिवार को अपाहिज कर दिया था। उस समय आश्रित परिवारों की ग्रेच्युटी एवं प्रोविडेंट फंड इत्यादि नहीं दिया जाता था। ऐसे में उनकी विधवा मां का 4 बच्चों का पालन पोषण करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस परिवार को कुछ माह के लिए रिश्तेदारों द्वारा कुछ आर्थिक राहत प्रदान की गई। तत्पश्चात उन्हें नवसारी के जमशेदजी टाटा से भी मदद मिली। अंततः होरमुसजी अपनी माता एवं 3 भाइयों के साथ सूरत जाकर बस गए। उनकी मां वहां कढ़ाई का काम करने लगी। इस कार्य में वह श्रेष्ठ थी। नवल के पिता के चचेरे भाई सर डोराबजी टाटा की सहायता से उनके 2 भाइयों को पेटिट पारसी अनाथालय द्वारा छात्रावास विद्यार्थी के रूप में रख लिया गया। सन 1916 में 2 भाइयों के वहां होने के कारण नवल को निःशुल्क ही छात्रावास में स्थान मिला। निश्चित रूप से इतने कम बजट में करीबन 100 गरीब बच्चों का भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य का इंतजाम सही रूप से हो पाना संभव न था। सभी बच्चों को 3 हफ्ते के अंतराल पर विक्टोरिया गार्डन ले जाया जाता था। केवल तभी बच्चे खुली हवा में सांस ले पाते थे। नवल धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी एवं मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। जमशेदजी टाटा ने हीराबाई से विवाह किया। हीराबाई की बहन कुंवरबाई ही नवल की दादी थी। जमशेदजी के सुपुत्रों सर डोराबजी एवं सर रतन टाटा के कोई औलाद नहीं थी। तब सर रतन टाटा की पत्नी नवाज़बाई ने नवल को अनाथालय से गोद ले लिया था। नवल को गोद कुछ भयावह परिस्थितियों में लिया गया था। सन 1918 में 47 वर्ष की आयु में सर रतन टाटा का देहांत हो गया था। एक दिन सर डोराबजी की प्रधानता में हुई भेंटवार्ता में दत्तमना उत्सव मनाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया गया। सर रतन टाटा को उनकी सभी बहनों में नवल की मां अति प्रिय थी, अतः नवल को गोद ले लिया गया। नवाज़बाई नवल को अनाथालय से निकालकर अपने घर पर रखना चाहती थी। चूँकि नवल वहां निःशुल्क रह रहे थे, इसलिए नियमानुसार उन्हें 10वीं कक्षा तक छात्रावास में ही रहना पड़ा। 13 वर्ष की आयु में नवल को गोद ले लिया गया। अब वह एक अत्यंत समृद्ध परिवार के चिराग हो गए थे। तत्पश्चात नवल ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं स्नातक की उपाधि हासिल की। फिर लंदन में अकाउंटेंसी का कोर्स किया। वापस आने के पश्चात 1 जून 1930 को उन्होंने 150 रुपये की मासिक आय पर टाटा संस्थान में संदेश भेजने वाले बाबू एवं सह सचिव के पद पर कार्य प्रारंभ कर दिया। जल्द ही नवल को टाटा सन्स लिमिटेड का सह सचिव बना दिया गया। सन 1933 में उन्हें उड्डयन विभाग का सचिव भी घोषित कर दिया गया। 5 वर्ष पश्चात वह कपड़ा विभाग के प्रशासक भी बन गए। सन 1939 में नवल टाटा को टाटा की टेक्सटाइल मिल्स का संयुक्त प्रबंधक निदेशक घोषित कर दिया गया।
नवल 1 फरवरी 1941 को टाटा सन्स लिमिटेड के निदेशक बन गए। सन 1948 में वह टाटा ऑयल मिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हो गए। सन 1947 में वह टाटा मिल्स के अध्यक्ष बन चुके थे। कुछ ही वर्षों में वह कई कपड़ा मिलों एवं 3 विद्युतीय कंपनी के अध्यक्ष बन चुके थे। अब इन मिलों एवं कंपनियों के अलावा सर रतन टाटा ट्रस्ट पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। अत्यधिक कार्यभार होते हुए भी उन्होंने अपने सहयोगियों एवं कर्मचारियों के सामने कभी आपा नहीं खोया। हमेशा ही वह शिष्ट व्यवहार करते थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वह अपने सहयोगियों के करीब थे। नवल अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी लोगों से मिलने का वक्त निकाल लेते थे। उन्हें टाटा कंपनीज के बजाय विभिन्न चैरिटी ट्रस्ट के प्रशासक के तौर पर कार्य करना अधिक भाता था। जब कभी कोई सहयोगी अस्वस्थ होता था तो वह उसे अपने देखभाल के लिए कहते थे। कभी कभी छुट्टी भी देते थे। अक्सर वह उन्हें उपचार हेतु सलाह भी देते थे। वह अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी सतर्क रहते थे, परंतु फिर भी वह कैंसर से पीड़ित हो गए। व्यंग्यपूर्ण बात यह रही कि वह पिछले 30 वर्षों से भारतीय कैंसर समाज के कल्याण हेतु उससे जुड़े रहे थे। उनके शिष्ट व्यवहार का प्रमाण अजनबियों पर भी दिखता था। यदि विदेश में कोई उनका सामान तक उठा लेता था तो नवल उनका नाम पता लेकर वापस आकर बॉम्बे से उन्हें धन्यवाद पत्र लिखते थे। नवल की उदारवादी सोच का प्रमाण विभिन्न प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो वह अरूढ़िवादी थे, परंतु उनका बल धार्मिक पद्धतियों से अधिक धर्मों पर था। वह लोगों को नैतिकता एवं विनयपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते थे। सभी धर्मों के प्रति उनका सर्वदेशीय दृष्टिकोण था। उन्होंने स्वयं को केवल औद्योगिक नीतियों की सूचना एकत्रित करने तक सीमित नहीं रखा था, अपितु वैश्विक सूचनाएं एकत्रित करने पर भी खूब ध्यान दिया। वह UN एजेंसी इत्यादि की पुस्तकें भी खूब पढ़ते थे। वह शाकाहारी थे। नवल होर्मुसजी टाटा कई वर्षों तक भारतीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी रहे। वह सेवानिवृत्ति के बाद भी इस समिति के प्रेसिडेंट एमिरिटस के पद पर आसीन रहे। सन 1966 में वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई मजदूर परिषद के योजना आयोग के सदस्य भी थे। नवल टाटा ने भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बॉम्बे राज्य सामाजिक कल्याण समिति, विदेशी लीग एवं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में भी कार्य किया था। वह भारतीय कैंसर समाज के सभापति भी रहे। वह सहायक बल कल्याण संघ के अध्यक्ष भी रहे। वह कई कल्याणकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। नवल होर्मुसजी टाटा को सन 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1969 में ही उन्होंने औद्योगिक शांति का प्रसार करने हेतु सर जहांगीर मेंढी मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय संस्थान के कर्मचारी प्रबंधन में आजीवन सदस्यता प्रदान की गई। सन 5 मई 1989 को उनका स्वर्गवास हो गया। जे.आर.डी. टाटा का जन्म सन 1904 में पेरिस में हुआ था। जे.आर.डी. टाटा की शिक्षा फ्रांस, जापान एवं भारत में हुई थी। उन्होंने सन 1922 में टाटा सन्स लिमिटेड के सहायक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उन्हें सन 1926 में टाटा कंपनी का निदेशक बना दिया गया। सन 1938 में उन्हें उनके पिता आर.डी. टाटा की मृत्यु के पश्चात टाटा समुदाय का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। जे.आर.डी. टाटा ने भारतीय औद्योगिक विकास हेतु अपने जीवन के करीब 53 वर्ष दिए। वह कई वर्षों तक टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात 25 मार्च 1991 को रतन नवल टाटा को परिषद ने अपना अध्यक्ष चयनित किया। जे.आर.डी. टाटा देश के पहले विमान चालक थे। मार्च 1929 से ही उनके पास विमान चालक का लाइसेंस था। सन 1952 में उन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय परिवाहक उड़ान टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। इस एयरलाइंस की पहली यात्रा कराची से बॉम्बे की थी। सन 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। जे.आर.डी. टाटा ने सन 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप में की। इस उड्डयन विमान के राष्ट्रीयकरण तक वह प्रशासकीय अध्यक्ष रहे। टाटा के आग्रह पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय उड़ान के लिए इंडियन एयरलाइंस एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एयर इंडिया नामक विमान यात्राएं प्रारंभ कर दी। फरवरी 1978 तक वह एयर इंडिया के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। जे.आर.डी. टाटा समुदाय के इस पथ प्रदर्शक ने सन 1932 में एयर इंडिया
नामक हवाई जहाज प्रारंभ करके उपमहाद्वीप में नागरिक उड्डयन को एक नई दिशा प्रदान की। जे.आर.डी. टाटा को उड्डयन के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। सन 1948 में उन्हें भारतीय वायुसेना का अवैतनिक सामुदायिक सेनापति घोषित किया गया था। तत्पश्चात सन 1966 में उन्हें भारतीय वायुसेना का ऑनरी एयर कमांडर बना दिया गया। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उन्हें मार्च 1979 में टोनी जेनस अवार्ड मिला। सन 1985 में अंतर्राष्ट्रीय विमान चालक संघ का स्वर्ण वायु पदक। सन 1986 में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की ओर से एडवर्ड वार्नर अवार्ड एवं सन 1988 में डेनियल गगनहेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। जे.आर.डी. टाटा को भारत में देश का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं साहसिक नागरिक माना जाता था। उन्होंने अपनी कार्यविधि के दौरान मशीनों से अधिक मजदूरों एवं कर्मचारियों के रखरखाव पर बल दिया। परिणामतः उनके कर्मचारियों एवं प्रबंधन वर्ग में एक सुदृढ़ रिश्ता कायम होने से कई नई कंपनियों एवं संस्थानों का निर्माण हुआ। जे.आर.डी. टाटा जिस दौरान टाटा संघ के अध्यक्ष बने थे, उस दौरान टाटा समुदाय के पास 14 कंपनियां थीं। उनकी अध्यक्षता में 26 जुलाई 1988 तक टाटा समुदाय के पास करीब 95 कंपनियां हो चुकी थी, यथा ऊर्जा, होटल, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सूचना तकनीक, उपभोक्ता माल, अस्थायी उपभोक्ता, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि। रतन नवल टाटा समुदाय के अध्यक्ष हैं। उन्होंने टाटा समुदाय को विस्तृत कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। लखटकिया नैनो ने इस शख्स को आम आदमी के हृदय में भी स्थान पाया। जे.आर.डी. टाटा की रुचि राष्ट्रीय हित हेतु कार्य करने में भी थी। उन्होंने परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु भी कार्य किया। उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1992 में यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह परिवार नियोजन संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत में महिलाओं एवं बालकों की शिक्षा एवं साक्षरता पर अधिक बल दिया। उन्होंने विज्ञान में अपनी खास रुचि के कारण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। वह परमाणु ऊर्जा संबंधी आयोग के सदस्य रहे। वह बेंगलोर के भारतीय वैज्ञानिक संस्थान के अध्यक्ष भी थे। वह राजाजी जानकारी एवं प्रशासन संस्थान के प्रशासकीय समिति एवं सरकारी समिति में भी शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट एवं जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के सभापति थे। जे.आर.डी. टाटा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है, यथा पद्म विभूषण, फ्रेंच सैन्य दल की प्रतिष्ठा, सेनापति, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, नाइट कमांडर क्रॉस, लंदन के धातु संस्थान से बेसेमेर मेडल, दादा भाई नेरोजी स्मृति पुरस्कार एवं इलाहाबाद, रुड़की, बनारस, मुंबई इत्यादि विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट आचार्य की उपाधि से नवाजा गया है। उन्हें देश का उच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सन 1992 में सम्मानित किया जा चुका है। जे.आर.डी. टाटा की मृत्यु 9 नवंबर 1993 में जेनेवा में हुई थी। तदुपरांत वह टाटा उद्योग लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी एवं टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं निदेशक थे। वह टाटा केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन एमिरिटेस भी थे। वह लंदन के टाटा लिमिटेड, न्यूयॉर्क के टाटा व्यवसाय, टाटा यूनिसाइंस लिमिटेड, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड तथा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के निदेशक दल में भी शामिल थे। लेसन 3 रतन नवल टाटा। रतन नवल टाटा टाटा समुदाय के वर्तमान चेयरमैन, सभापति, अध्यक्ष हैं। रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके माता पिता सुन्नू एवं नवल होरमुसजी टाटा थे। उनका जन्म मशहूर एवं समृद्ध टाटा परिवार में हुआ था। रतन टाटा का बचपन अत्यंत कष्टदायक था। सन 1940 के दशक में उनके माता पिता अलग हो गए थे। तब उनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी एवं उनके भाई जिम्मी मात्र 5 वर्ष की आयु के थे। रतन एवं उनके भाई का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई द्वारा किया गया। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की। सन 1962 में उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने पारिवारिक कारोबार संभाला। वह अपने कॉलेज के दौरान अल्फा सिग्मा फ्री फ्रेटर्निटी से जुड़ गए।
यह सन 1845 में गणित संयुक्त राज्य के येल का एक अत्यंत ही पुराना सामाजिक समुदाय है। सन 1962 में स्नातक करने के पश्चात उन्हें IBM में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने JRD टाटा की सलाह मानते हुए नौकरी ठुकराकर पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ना सही समझा। उन्हें टाटा स्टील में कार्य करने हेतु जमशेदपुर भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर बेलचे से चूना, कंकड़, पत्थर इत्यादि हटाने के साथ साथ ब्लास्ट फर्नेस संभालने जैसा कार्य भी किया। सन 1971 में उन्हें नेल्को राष्ट्रीय रेडियो एवं विद्युतीय कंपनी का आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया। नेल्को आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी मुश्किलात के दौर से गुजर रही थी, परंतु रतन उसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सफल रहे। रतन ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए तकनीकी भविष्य को अपनी सहज दूरदर्शिता से जानकर JRD को नेल्को में निवेश करने की सलाह दी। JRD ने अनमने होकर निवेश किया। नेल्को की सफलता के साथ ही उनका रतन टाटा पर भी विश्वास बढ़ गया। सन 1991 में JRD टाटा ने टाटा समुदाय को संभालने की कमान नौजवान हाथों में सौंप दी। अब कंपनी के सुदृढ़ भविष्य के लिए जोखिम उठाए जाने से भी परहेज नहीं रहा था। सन 1993 में JRD टाटा के चले जाने के बाद रतन टाटा ने अपने पूर्वजों के ही अनुरूप टाटा समुदाय का विस्तरण किया। भारतीय आर्थिक उदारवाद के दौरान टाटा की सभी कंपनियों में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी। ये कंपनियां थीं टिस्को टाटा स्टील, टेल्को टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स एवं टाटा टी। इनके अंतर्गत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कई बुलंदियां प्राप्त कर ली तथा टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल हो गई। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका नामक कार का निर्माण किया। यह कार्य पूर्णतः रतन टाटा के दिमाग की खपत का ही अंजाम था। उनका व्यापार जगत में आक्रामक रवैया 31 जनवरी 2007 को तब देखने को मिला जब टाटा समुदाय ने एक विदेशी कंपनी हथियाकर भारतीय व्यावसायिक इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। यह कंपनी थी कोरस समुदाय की एक एंग्लो डच स्टील एवं एल्युमिनियम कंपनी, जिसे टाटा सन्स ने 6.7 बिलियन पाउंड पर खरीद कर सबको चकित कर दिया। इस सम्मेलन के पश्चात यह कंपनी विश्व की छठी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बन गई। इसके साथ ही रतन टाटा भी भारतीय व्यावसायिक जगत के इतिहास में अमर हो गए। उनकी सफलता में चार चांद लगाने का काम उनकी नई मोटर कार ने किया। 6 मार्च 2007 में जेनेवा में उन्होंने टाटा एलिगेंट नामक चौपहिया वाहन बाजार में पेश किया। इस मॉडल को देखकर अन्य सभी वैश्विक व्यापारियों ने दांतों तले उंगली ही दबा ली थी। रतन टाटा के उत्तरदायित्व में टाटा समुदाय का व्यवसाय सन 1993 में 13,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रतन टाटा ने शादी नहीं की। वह आज भी अविवाहित ही है। वह मुंबई के अपने अपार्टमेंट में 2 नस्लीय कुत्तों जर्मन शेफर्ड के साथ रहते हैं। उन्होंने टाटा कंपनी में नए नए प्रयोग करके जोखिम उठाए और अंततः वह सफल भी रहे। उन्होंने सामाजिक विकास हेतु कार्य किया, उदाहरणतः जल दुर्बलता मिटाने के लिए, विश्व स्वास्थ्य विकास के लिए एवं ग्रामीण विकास हेतु भी कार्य किया। रतन टाटा घर के खाने के बहुत शौकीन है। कला संग्रह में भी उनकी खास रुचि है। वह विमान चालक का भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। उन्हें खाली वक्त में कभी कभी विमान चलाने में भी अत्यंत आनंद आता है। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2005 में उन्हें फोर्ब्स एशिया के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह भारत के विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट योग्य पदों पर आसीन है। वह प्रधानमंत्री परिषद में उद्योग एवं व्यापार के सदस्य भी रहे हैं। मार्च 2006 में उन्हें कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के लिए 26वां रॉबर्ट एस हेटफील्ड का सभासद चुन लिया गया। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा समुदाय अपनी सफलता के कई परचम लहरा चुका है। आज भी यह समुदाय सफलता के शिखर पर विराजमान है एवं आगे अपने कई नए गंतव्यों पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। रतन नवल टाटा ने अपने पूर्वजों की जागीर एवं शोहरत को तिगुना कर दिया है। टाटा साम्राज्य का विस्तार जारी है। लेसन फॉर स्टीलमैन। रतन नवल टाटा संपूर्ण एशिया के व्यापारियों में सबसे अधिक शालीन व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। टाटा का विशाल साम्राज्य कार, इस्पात, टेलीफोन, मोबाइल, लोहा, सॉफ्टवेयर से लेकर चायपत्ती, घड़ी इत्यादि तक फैला हुआ है। रतन टाटा अपनी $12,500 की टाटा इंडिगो मेरिना वैगन को स्वयं ही चलाकर दफ्तर जाते हैं। वह
अपनी छुट्टियां अपने घर पर ही रहकर एकांत में अपने दोनों कुत्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। वह व्यावसायिक यात्राओं पर भी अकेले ही जाना पसंद करते हैं। 70 वर्षीय रतन अपनी कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। वह विमान हवा में दौड़ाने के काफ़ी शौकीन हैं। उन्हें अक्सर अपने निजी जेट विमान फाल्कन 2000 को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। फरवरी 2007 में उन्होंने एरो इंडिया 2007 के नाम से हवाई कार्यक्रम भी करवाया, जिसमें स्वयं उन्होंने लॉकहीड F-16, बोइंग F-18 जैसे लड़ाकू विमान चलाकर विश्व भर में सनसनी फैला दी। टाटा का व्यापारिक अंदाज उनके व्यक्तित्व की साहसिक प्रवृत्ति का परिचय देता है। उन्होंने अपने पारिवारिक कारोबार को केवल वहीं तक सीमित नहीं रखा, अपितु उन्होंने संपूर्ण विश्व में टाटा साम्राज्य का विस्तार किया है। उन्होंने विश्व की कई जानी मानी कंपनियों पर भी अपना कब्जा कर टाटा का परचम लहरा दिया। सन 2003 से अब तक उन्होंने इंडोनेशिया की एक बड़ी कोयले की खान का कुछ हिस्सा एवं सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की स्टील मिल्स को अपने नाम कर ली। कई बड़े विदेशी होटलों के भी वे मालिक बन चुके हैं। न्यूयॉर्क के पियर, बोस्टन के रिटज कार्लटन एवं सैन फ्रांसिस्को के कैमडेन प्लेस जैसे होटलों को टाटा अपने नाम कर चुके हैं। टाटा ने सन 2004 में टाइको अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के भीतर जाने वाले फोन के तार $130 करोड़ रुपये में खरीदी। आज टाटा टेक्नोलॉजीज अमेरिका के ऑटो एवं हवाई जहाज कंपनियों के लिए बाह्य उद्योग डिजाइन के खास संभरक है। टाटा ने करीबन $28 अरब की पूंजी निवेश स्टील, ऑटो, टेलीकॉम, ऊर्जा, केमिकल्स इत्यादि में अगले 5 वर्षों तक करने की योजना बनाई है। टाटा के मुंबई के प्रमुख मुख्यालय में कर्मचारियों को लुभाने हेतु चाय, आइसक्रीम जैसी चीज़ें भी मुफ्त में दी जाती है। टाटा समुदाय के लिए कर्मचारियों को दिए गए वे प्रलोभन काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। इसका प्रमाणिक उदाहरण भी आपके समक्ष पेश है। सन 2003 से अब तक टाटा की कई कंपनियों का व्यापार लगभग $12 अरब से बढ़कर $62 अरब तक पहुंच गया है। इनमें से 75% की बिक्री केवल टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ही नाम है। टाटा समुदाय की वैश्विक विकास की कहानी लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। टाटा ने भारतीय व्यवसाय की तुलना चीनी व्यापार से की। तब उन्होंने जाना कि चीनी व्यापारी हर व्यापार उच्च पैमाने पर करते हैं एवं सफलता हासिल करते हैं। तब टाटा ने भी बड़ा सोचो बड़ा करो की नीति अपनाते हुए वैश्विक स्तर पर भी सफलता हासिल की। आज न सिर्फ टाटा का विश्व उद्योग में भारत का नाम भी उससे जुड़ा होने के कारण अधिक मशहूर हो गया है। पारसी पादरी से सफल व्यावसायिक तक, रतन टाटा अपने जोरास्ट्रियन पूर्वजों की ही भांति विशिष्ट व्ययों से दूर रहते थे, परंतु टाटा समुदाय ने विदेशी कंपनी कोरस को उन्हीं के दायित्व में जब्त किया था एवं कम से कम 10 अरब पाउंड प्रति वर्ष की आमदनी अर्जित की। अब आलम यह है कि टाटा और कोरस के सम्मिश्रण से यह कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी बन चुकी है। टाटा समुदाय के रूप में पहली दफ़ा किसी ब्रिटिश कंपनी कोरस को अपने अधीन किया। ज़्यादातर ब्रिटेन वासियों ने इस समुदाय का नाम तक नहीं सुना था, अनजाने में ही सही, परंतु ब्रिटेन के नागरिकों ने टाटा की टेटली चाय का स्वाद तो चखा ही है। टाटा चाय टाटा समुदाय के पास सन 2000 से है। संभवतः टाटा बस अथवा टाटा ट्रक तो आपने देखा ही होगा। सन 2004 से टाटा बस एवं टाटा ट्रक सड़कों पर चल रहे हैं। टाटा समुदाय ने सन 2004 में डेवू नामक वाहन भी खरीदा। टाटा के कई होटल भी है। न्यूयॉर्क में पियर नामक टाटा का एक विख्यात होटल है, जहां रतन टाटा के लक्ष्मी मित्तल एवं विजय माल्या जैसे प्रतिद्वंदी अपनी पूंजी एवं उपलब्धियों पर इतराते हैं।